हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम चंद्रजीत है और आप सभी का स्वागत है डी कोड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है इंडियन हिस्ट्री के बारे में। हम सबको पता है कि इंडियन हिस्ट्री कहाँ से पढ़नी चाहिए। पहली बात तो यह है कि इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने के बहुत सारे सोर्सेज हैं। बीइंग एन एस्पिरेंट, मैं आप सबकी चीज़ों मतलब जो जो भी आपके मुद्दे होते हैं वो मैं भली बात समझता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी रास्ते से गुजर चुका हूँ और इनफैक्ट अभी भी गुजर रहा हूँ कई चीज़ों में। तो इंडियन हिस्ट्री के लिए पर्टिकुलरली एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, इन सब की जो किताबें होती हैं, कोई पूनम दलाल दहिया से पढ़ता है, कोई स्पेक्ट्रम से पढ़ता है, कोई विजन के मटेरियल उठाता है, कोई एनसीईआरटीज पढ़ता है, कोई बिपिन चंद्रा पढ़ता है, सतीश चंद्रा, ये सभी किताबें पढ़ते हैं नॉर्मली। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए कोई आर एस शर्मा पढ़ता है। लेकिन एक चीज है और वो ये है कि क्या इन सबको पढ़ने से एग्जाम निकल सकता है? क्या हम इसको एग्जाम को पढ़ने के लिए पढ़ें कि इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए पढ़ें? तो आज मैं आपके सामने डिटेल्स में एक एक चीजें, कब कौन से पीरियड में क्या हुआ है, इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा। एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं मैं आपको दोस्तों, जो सुनकर आपको लगेगा कि अच्छा, भारत का इतिहास ऐसे मूव हुआ है। कहने का क्या मतलब है दोस्तों कि मटेरियल्स में आप कोई सा भी मटेरियल फॉलो कर सकते हैं। मटेरियल सब एक जैसा है, मतलब अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो सब एक जैसा है। हालांकि अगर आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री ढंग से पढ़नी है, आप डीएन झा से शुरू करिए, आप अल्बाशम से शुरू करिए, आपको ऐसा लगेगा कि इतिहास खत्म ही नहीं हो रहा है। लोगों की जिंदगी निकल जाती है साहब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने में या मुगल हिस्ट्री पढ़ने में, जिंदगी निकल जाती है। लेकिन हमको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। हमारे दिमाग में एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य यह है कि हमें 20 से 25 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आने हैं, हमने उसको सॉल्व करना है। हमारा मकसद बड़ा क्लियर है। उस मकसद को पाने के लिए क्या हमें इतनी सारी किताबों को पढ़ने की जरूरत है, ये सवाल है। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस अगर आते हैं, तो मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस यूपीएससी में चलन बदल रहा है। एवरी डे वो लोग कुछ नया सोच रहे हैं। तो जरा खुद सोचिए, जो क्वेश्चन पेपर बनाता होगा उसको तो पता होगा कि हम लोग कहां से पढ़ रहे हैं, कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, तो वो उस हिसाब से भी क्वेश्चन बना सकता है ना, ताकि चीजों को और टफ किया जाए। तो स्वाभाविक रूप से जो चीजें ऑलरेडी हैं, मटेरियल्स है, भली भांति मटेरियल्स है, वो लोग वहां से सवाल करेंगे। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस करके क्या फायदा है उनको? वो क्वेश्चंस कर सकते हैं स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या भारत का इतिहास लीनियर है कि बहुत सारे कर्व्स हैं उसमें? अब मैंने इसको आपको जेस्चर से दिखा दिया तो आपको समझने में आसान लग सकता है। लेकिन इफ आई आस्क यू डिस्कस एज टू हाउ द इंडियन हिस्ट्री इज नॉट रनिंग थ्रू अ लीनियर डायरेक्शन, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। कई लोगों को दिक्कत होगी कि लीनियर क्या हो रहा है चीजें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की एक छोटी सी कहानी। इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में इंडियन हिस्ट्री की क्या तस्वीर होनी चाहिए, उसकी कहानी को लेकर आज बात करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं हम इंसानों की। हम लोगों को ऐसा लगता है, हम लोगों को यकीन है कि अगर हम लोग चार्ल्स डार्विन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी पूरी जो इंसानियत है, जो पूरा ह्यूमन होमोसेपियंस है, हम सबकी शुरुआत हुई है अफ्रीका से। अफ्रीका क्यों? अफ्रीका इसलिए क्योंकि अफ्रीका की जो ज्योग्राफी थी दोस्त, अफ्रीका की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस था, उसमें बारिश थी, उसमें धूप था, तो वो पानी का अभाव, वो जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होता है, उसका कोई अभाव नहीं था। इक्वेटोरियल जोन में है ना अफ्रीका, तो अफ्रीका का जो इक्वेटोरियल जोन है, चीजें वहां से शुरू हुई। अब देखिए जरा इतिहास को किस तरीके से भूगोल जो है वो मूव करा के ले जा रहा है। इनफैक्ट ज्योग्राफी इज गिविंग द डायरेक्शन एज टू इन व्हिच वे द हिस्ट्री शुड मूव। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ दीस टू सब्जेक्ट्स, इजंट इट सो? तो खैर, हम लोग इतिहास की बात कर रहे हैं, तो हम लोग पहले तो वही थे एप्स, और हम लोगों की जो शुरुआत है वो कुछ ऐसी हुई। उसके बाद स्लोली हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगे इन सर्च ऑफ डेवलपमेंट। जैसे आज हम लोग अगर कहीं पे गांव में रहते हैं तो हम लोग शहर की तरफ बढ़ते हैं, मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं? सो सॉरी अबाउट दिस साउंड, मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें, बाहर कौवों को रोकने की क्षमता मेरे में नहीं है। तो खैर, तो हम लोग आज भी डेवलपमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर मूव करते हैं। वो लोग भी करते थे। तो अफ्रीका से ये लोग ऐसे मूव करते हुए बाहर की तरफ बढ़े। जब बढ़े तो उन्होंने देखा कि जंगल से निकले हैं तो झाड़ आ गया है। जंगल में तो हम लोग ऐसे चढ़ जाते थे हाथ पैर से, लेकिन झाड़ में कैसे चढ़े? तो झाड़ में अगर नहीं चढ़ेंगे तो झाड़ इतनी लंबी लंबी थी कि उस पार कौन है पता ही नहीं चल रहा था। तो अब ये जो 4 पैरों से हम लोग 2 पैरों पे आ गए, ताकि थोड़ी हाइट बढ़े और हम लोग ऊपर से देख सके कि झाड़ के उस तरफ कौन है। फिर से देखिए नेचर कैसे हम लोग को बाइपेड बना रहा है। एक तरीका है इसको मजे लेने का। बाइपेड हुए तो उसके बाद देखा कि हम लोग ऐसे भी चल सकते हैं, जल्दी चल रहे हैं, एक एरियल व्यू मिल रहा है। उसके बाद स्लोली चीजें बढ़ती रही, हम लोग बाहर की तरफ मूव करते रहे। एक दिन जंगल में आग लग गई, सूखी घास, इक्वेटोरियल जोन, कड़कती धूप, आग लगना स्वाभाविक है। हम लोगों को पहली बार आग एक ऐसी खतरनाक चीज है, इसके दोनों नुकसान फायदे दोनों हैं, तो वो चीज हमें पता चली। इट्स अ फेनोमेनन व्हिच वी वर नॉट यूज्ड टू इट अर्लियर। जब लगी तो पता चला। फिर वो ईंट के दो पत्थरों को ऐसे घिसकर आग निकालने वाली जो प्रथाएं हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ये स्लोली आई।
इवेंचुअली हम लोग देख सकते हैं कि जो पूरा पाषाण काल है, स्टोन एज है, इसमें सबसे प्रिय मित्र अगर हम लोग का कोई रहा है तो वो पत्थर रहा है। पत्थर ने हमें जानवरों से बचाया भी है, पत्थरों ने हमें आग जलाने के लिए भी मदद किया है, उस कड़कती ठंड में पत्थरों ने हमें वो आग प्रोड्यूस करके दिया है। पत्थर हमें हंटिंग करने के लिए भी मदद करते थे, जिससे हम खाना खाते थे, जिंदा रहते थे, क्योंकि हमें खाना बनाना तो आता नहीं था। हम क्या करते थे, हम या तो हंटिंग करते थे या गैदरिंग करते थे। और आपको पता होगा कि हंटिंग और गैदरिंग जो है वो एक जगह पर बैठ के तो नहीं करी जा सकती, तो हम लोग हमेशा मूव करते रहते थे। वी डिड नॉट हैव एनी सेडेंटरी लाइफ, सेटलमेंट था ही नहीं, बंजारों की तरह इधर उधर घूमते थे, जहां हम जो मिल जाए वहां खाते थे। तो कल्चर का डेवलपमेंट होना, कि नई नई चीजें सीख रहे हैं, लोगों को सिखाने, कल्चर का डेवलपमेंट होना, फैमिली की डेवलपमेंट होना, ये सब कैसे पॉसिबल होगा जब हम लोग एक जगह पे रुकेंगे ही नहीं तो था भी नहीं। अब स्लोली स्लोली क्या होता है, हम लोग मूव आउट करने लगते हैं। पैलियोलिथिक एज के समय की अगर हम लोग बात करें तो वहां से हम लोग फिर मेसोलिथिक में आते हैं। बड़े पत्थर से माइक्रोलिथ्स, छोटे पत्थर से काम करना शुरू करता है। छोटे पत्थर फेंकने में आसान होते हैं, हल्के होते हैं, तो दूर में कोई जानवर है तो उसको दूर से फेंक के मारने का ये सिलसिला चालू हो रहा है। दूर से ही हम मार सकते हैं, बो एंड एरो का इस्तेमाल स्टार्ट होता है, फिशिंग स्टार्ट होती है। तो एक नई नई चीजें आ रही है जो कि नेचुरल वे ऑफ डेवलपमेंट है। ये साइंस है, ये भी एक आविष्कार है। सिर्फ नासा में उड़ने वाले जो मिसाइल्स हैं वो ही ह्यूमन आविष्कार नहीं है, आग इज अ ह्यूमन आविष्कार। एग्रीकल्चर जो नियोलिथिक एज में आने वाला है, दैट्स अ बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट आई वुड से एक इन्वेंशन है। हम लोग फूड प्रोड्यूसिंग कंडीशन में आ गए, पहले फूड गैदरर्स थे, अब फूड प्रोड्यूसर्स बन गए। फूड प्रोड्यूसर बनने के बाद हमें पता चला कि ये बेहतर है, ये बेहतर है एक जगह पे रुक। एग्रीकल्चर का क्या है, आज जमीन पे बीज डाले कल तो आएगा नहीं, तो उसकी देखभाल करनी होगी, वहां पे रहना पड़ेगा। एक सेटलमेंट शुरू हो रहा है जिससे गांव बने, ठीक है। अब देखिए कितनी अच्छी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब तक हम लोग को जितना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट चाहिए था हम लोग उतना ही बनाते थे, उतना ही खाते थे, फिर खत्म हो जाता था, फिर बनाते थे, कुछ ऐसा था, मतलब कि सब्सिस्टेंस वे में चलता था काम। अब सब्सिस्टेंस क्या हो गया, अब हम लोग ज्यादा प्रोड्यूस करने लगे, तो सब्सिस्टेंस से सरप्लस में जाने लगा चीजें। अब देखिए दोस्तों, इकोनॉमी की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि अगर इकोनॉमी सब्सिस्टेंस लेवल पे है तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन बनने वाला है, एक बहुत ही बड़ी कोई चीज है जो है वो होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप जिंदा है रोजमर्रा की तरह, आज का कमाया आज का खाया। लेकिन अगर आपके पास सरप्लस है तो आप बचा के रख सकते हैं, कल को कुछ हो जाए तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इमरजेंसी में। जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है आप उसको कहीं और बेच सकते हैं, बदले में उनसे कुछ ले सकते हैं, ट्रेड की शुरुआत हो सकती है, सिटी लाइफ आ सकता है। तो एक चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए दिमाग में कि सिटी लाइफ के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए जो सबसे पहली चीज चाहिए होती है वो है गांव, और गांव की सरप्लस इकोनॉमी। अगर गांव में सबसिस्टेंस इकोनॉमी है तो सिटी लाइफ नहीं बन सकता है, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि गांव सिटी को सस्टेन करके रखता है। चलिए, अब तक तो पाषाण काल था, पत्थर हमारे प्रिय मित्र थे, तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक में पाषाण काल बहुत ही अच्छा बीता। हम लोग एवरी स्टेज में एक ना एक रेवोल्यूशन लाते रहे, हम लोग की लाइफ जो है वो बेहतर होती रही। हम लोग को पानी की अहमियत पता चला, क्योंकि एग्रीकल्चर में पानी चाहिए होता है। शुरुआत में हम लोग पत्थरों के नीचे हिल्स में रहते थे, पैलियोलिथिक के बाद मेसो एंड नियोलिथिक के आसपास जब आ गए तो नियोलिथिक में तो सामने पता चल गया कि एग्रीकल्चर करना है तो पानी के पास रहना पड़ेगा, तो हम लोग पानी के पास आके सेटलमेंट करने लगे। और फिर क्या होता है, फिर हमारे जीवन में प्रवेश करता है लोहा, मेटल। जब कॉपर आया चाकोलिथिक पीरियड में, या उसके बाद जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्रोंज आया, तो सब कुछ अच्छा हो रहा था। मतलब इनफैक्ट जो डेवलपमेंट की गति हमने पकड़ी थी वो और तेजी से होने लगी। लेकिन फिर एक समय आया वैदिक पीरियड में, जब हमारे हाथ आया लोहा। अब लोहे की एक खासियत होती है, अगर उसको ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो वो पावर का आपको एक अनुभव देता है, लेकिन अगर उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उसमें जंग लग सकता है। और लोहे में अगर जंग लगता है ना दोस्तों, तो समाज के लिए अच्छा नहीं होता है। आप जरा खुद सोचिए, पैलियोलिथिक पीरियड से हड़प्पा तक, पाषाण से ब्रोंज तक, पत्थर से ब्रोंज तक, सब कुछ एक प्रोग्रेसिव गति में चल रहा था। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि ये प्रोग्रेसिव गति जो है फिर सडनली रिग्रेस्ट हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है इन दी वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड से क्या होता है, हम लोगों के हाथ में लगता है लोहा, और हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं। हम लोग लोहे का इस्तेमाल करते हैं दूसरे को दबाने के लिए, क्योंकि पावर का प्रतिबंध है। अब देखिए जरा सोचिए, एग्रीकल्चर रैपिड स्पीड से बढ़ने लगा, दैट्स अ प्लस पॉइंट ऑफ हैविंग अ मेटल लाइक आयरन। लेकिन उसके साथ साथ समाज में क्या हुआ, समाज में जिसके पास ज्यादा शक्ति है, जैसे महाजनपद जो बनने की कगार पे है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी लोहे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी लोहे का इस्तेमाल से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमें और चाहिए, उस शक्ति का जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जनपद से महाजनपद बनना चाहते हैं। सोसाइटी में ब्राह्मणिज्म के इस ऑर्थोडॉक्स कल्चर को एंटर करवा रहे हैं, कास्ट सिस्टम बढ़ रहा है, उस लोहे में जंग लग रहा है। ये याद करने का तरीका है दोस्त, अगर आपको लॉजिकली चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे तो आपके लिए फायदा है। अब जनपद में भी हम लोग की शांति नहीं हुई, अब हम लोग महाजनपद बना रहे हैं। भूख बढ़ती है, भूख बढ़ती जा रही थी। एक वो समय था जब हम लोग ब्रोंज में बहुत खुश थे, अब ब्रोंज की जगह पे और भी मेटल्स आ गए, आयरन आ गया है, लेकिन हम लोग अभी महाजनपद की तरफ बढ़ रहे हैं। महाजनपद में हम लोग को पता है 16 महाजनपदों में से एक सबसे सर्वश्रेष्ठ मगध एम्पायर कहते थे। उसके अंदर जितने सारे किंगडम्स आए थे,
स्टार्टिंग फ्रॉम हरियाणा डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी, सबके सब इन सबको पता चल गया ना, सबके सब जो ना बहुत ही प्रसिद्ध है, मतलब वेल नोन डायनेस्टीज हैं मगध एम्पायर के अंदर। चेंज सिर्फ इतना है कि ये जो लेटर वैदिक पीरियड से महाजनपद के मगध एम्पायर तक का जो जर्नी है, इस जर्नी में सोशल कंडीशन ऑफ द लोअर कास्ट वाज क्वाइट बैड, द कंडीशन ऑफ वुमेन वाज क्वाइट बैड। तो अब एक रिलीजियस मूवमेंट शुरू होता है, और रिलीजियस मूवमेंट इस कदर उसका इंपॉर्टेंस हो जाता है कि वो अब राजा महाराजाओं के दिमाग में घुस जाता है। जैसे आपको पता होगा कि मगध एम्पायर में हरियाणा डायनेस्टी की शुरुआत से हम लोगों को पता है कि रिलीजियस मूवमेंट्स का इंपैक्ट क्या रहा है, किस तरीके से राजा महाराजा जो है ब्राह्मणिज्म से दूर जैनिज्म और बुद्धिज्म को अपना रहे हैं, और ये हरियाणा डायनेस्टी से लेकर मॉडर्न डायनेस्टी थ्रू आउट चलता रहा है। तो हम लोग का ब्रेन, जो राजा महाराजाओं का ब्रेन था, उसको चेंज किया जा रहा है, उसको इन ए पॉजिटिव वे उसको समझाया जा रहा है कि ये जो काला समय था, जो ब्लैक पीरियड था, डार्क एज था ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड, उससे बचना है, ये एक्सट्रीम ऑर्थोडॉक्सी और ब्राह्मणिज्म से बचना है। और जैसे जैसे ये चीजें होती रही, राजाओं में जब ये चीजें आने लगी तो राजाओं ने पैट्रोनाइज किया, जैनिज्म बुद्धिज्म बहुत अच्छे से फ्लरिश किया, और ब्राह्मणिज्म को बड़ा कड़क एकदम करारा झटका लगा। जाहिर सी बात है वो लोग खुश नहीं थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, एक के बाद एक महान राजा आ रहे हैं। अब मगध एम्पायर में सबके सब जो है या तो जैनिज्म या तो बुद्धिज्म या तो आजीविका में जा रहे हैं, ब्राह्मणिज्म को कोई पूछ नहीं रहा है, तो बड़ी दिक्कत की बात है। तो उनको ऐसा लगने लगा कि इनका टाइम खत्म हो गया है। उसी समय एक राजा आता है पोस्ट मॉडर्न एज में, सुनगा डायनेस्टी। अब ये सुनगा जो था, ये था हिंदू, स्टॉन्च हिंदू, इसको तो मौका चाहिए था, एक ब्राह्मण, स्टॉन्च हिंदू ब्राह्मण, इसको तो मौका चाहिए था। इसको मौका मिलता है, और जैसे ही मौका मिलता है ये तुरंत पोस्ट मॉडर्न एज में, लास्ट मॉडर्न रूलर जो थे बृहद्रथ, उनको मार के राजा बन जाते हैं, और फिर से एक चलन आता है ब्राह्मणिज्म का, फिर से एक एज आता है ब्राह्मणिज्म का। तो देखिए दोस्तों, एकदम बारबारिज्म से लेकर के डेवलपमेंट उच्च कोटि में आए हम लोग ब्रोंज एज में, फिर हम लोग नीचे गए वैदिक एज में, फिर मगध एज में थोड़ा सा उठे, फिर यहाँ पे सुंगा में फिर नीचे जा रहा है। अच्छा, सुंगा के बाद कानवाज आए, कानवाज के बाद सातवाहनाज आए, सब एक ही कंटेम्पररी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जैसे छेदीज उड़ीसा में साइड में, हमारे दक्कन में सातवाहनाज, ये एकदम पैरेलली चीजें चल रही हैं। इन चीजों को समझना है ना, तो मैप के साथ हम लोग अभी क्लास करेंगे। अगर आपको ये अच्छी लग रही है कॉन्वर्सेशन, तो आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं मैप लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो सातवाहनाज जो थे वो छेदीज, यानी कि उड़ीसा के जो डायनेस्टी थी, कलिंग डायनेस्टी छेदीज के अंदर में, वो कंटेम्पररी है। अच्छा, उसी समय नॉर्दर्न इंडिया, जो कि मॉडर्न एम्पायर एक पैन इंडिया एम्पायर था, मॉडर्न एम्पायर तो हट गया, लेकिन उसको जिसने हराया सुंगाज ने, उनकी उसमें औकात नहीं थी कि वो पैन इंडिया खोल सके। तो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पूरा ओपन रह गया, इनफैक्ट नॉर्दर्न इंडिया पूरा ही ओपन रह गया। एक एम्पायर नहीं, मल्टीपल छोटे छोटे एम्पायर्स आ गए, सुंगा, कानवा, सातवाहन, छेदीज। ये अच्छा मौका था फॉरेनर्स के लिए टू इन्वेड इनटू इंडिया, क्योंकि कोई यूनिट नहीं है, कोई एक पावर नहीं है, पावर बटे हुए हैं। तो पावर बटा होता तो कमजोरी का एक निशानी है। तो फॉरेनर्स आते हैं, जैसे इंडो ग्रीक आए उसी समय, पार्थियंस आए, कुशान्स आए, शाकाज आए। अच्छा, इससे पहले जब नंदा डायनेस्टी था ना मगध एम्पायर के अंदर, उस समय भी अलेक्जेंडर आए थे। कौटिल्य उस समय का है, अलेक्जेंडर आए थे। नंदा डायनेस्टी में जो धनानंदा थे, वो थे अय्याश, धन और आनंद इसी में थे एक्चुअली। चलिए बात करते हैं हम लोग ये इंडो ग्रीक्स, पार्थियंस, शाकाज, कुशान्स। अब इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा इतिहास में। ये पीरियड खत्म होता है, गुप्ता पीरियड आता है। अब जैसे ये फॉरेन रूल खत्म हो जाता है, यानी कि इंडो ग्रीक, पार्थियंस, ग्रीक, शाकादी लोग जब चले जाते हैं, तो ये एक अच्छा एस्टैब्लिश करके जाते हैं, मतलब एक अच्छा खासा पैसा, इकोनॉमी, ट्रेड रूट्स बनाकर तब यहां से निकलते हैं। और ये बनाया जो प्रॉपर्टी है, ये हड़प लेता है गुप्ता। हड़प इन द सेंस, जब वहां पे रूल करने आता है नॉर्थ इंडिया में, नेक्स्ट जो बड़ी एम्पायर बनी गुप्ता एम्पायर, उसको ये विरासत में मिल जाती है एक्चुअली। तो अभी सिचुएशन कुछ ऐसा है कि नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये फॉरेन रूलर्स के हटने के बाद उस पूरे नॉर्दर्न इंडिया में गुप्ताज आ जाते हैं। नीचे दक्कन में सातवाहनास तो थे ही, कलिंगा था, और एकदम नीचे साउथ इंडिया में संगम जो एज है वो शुरू हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली 100 BCE टू 300 AD या CE कह लीजिए, मतलब ऑलमोस्ट 400 साल का गैप। ये 400 साल के अंदर तीन इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज है, चेरा, चोला और पांड्या। अब ये जो चोलाज हैं, ये नॉर्मल चोलाज हैं। इंपेरियल चोला जो एकदम महान कट्टरवादी, हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे, वो बहुत लेट आते हैं। तो स्थिति समझिए, मौर्यंस थी पैन इंडिया में, मौर्यंस हटी तो सुंगास, कानवास, सतवानास, और नॉर्दर्न इंडिया में ये फॉरेन रूलर्स आए। अब फॉरेन रूलर्स हट गए तो नॉर्दर्न इंडिया में कौन आए? गुप्ताज आए, और नीचे सतवानास रह गए, कलिंगा रह गया, और नीचे एकदम साउथ इंडिया में कौन आ गया? संगम लिटरेचर के या संगम एज के चेरा, चोला और पांड्या। अब स्थिति ऐसी बनी रही, गुप्ता एज को गोल्डन एज कहा गया। गुप्ता एज जब अच्छे तरीके से फ्लरिश हो गया तो नीचे सातवानास भी हट गए, और सातवानास के हटने के बाद ऊपर की तरफ सिर्फ गुप्ताज रह गए, और नीचे वकाटकाज आ गए, और नीचे मैसूर वाले एरिया में कदंबाज आ गए, और हमारे उड़ीसा के थोड़ा नीचे आंध्र की जगह पे इश्कवकूज आ गए। यानी कि गुप्ता, फिर सतवानास हट गए तो गुप्ताज के नीचे कौन है? वकाटकाज, फिर कदंबाज, और फिर इस तरफ इश्कवकूज। गुप्ता के बाद शुरू हो जाता है
एक अलग कहानी। गुप्ता के बाद शुरू हो जाता है एक अलग कहानी। गुप्ता ने कोशिश करी थी नीचे आने की, लेकिन वो कर नहीं पाए। गुप्तास के बाद शुरू हो जाता है अर्ली मेडिवल इंडिया। इस अर्ली मेडिवल इंडिया की शुरुआत दो हिस्सों में बांट लेते हैं। पहले समझते हैं कि अर्ली मेडिवल शब्द का मतलब क्या है, क्यों इसको डार्क एज बोला जाता है। देखिए दोस्तों, दो कारण से। पहला कारण ये कि मेडिवल का मतलब ही दो चीजों से लोग रिलेट करते हैं, तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्यूडलिज्म, और दूसरा पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन, क्योंकि फ्यूडलिज्म से ही फ्रैगमेंटेशन निकल रहा है। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि रिलीजन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल सिनेरियो। इन तीनों चीजों के कारण से जो है बड़े बड़े एम्पायर बने, बिगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स हुई और ये सारी चीजें हुई। तो पोस्ट गुप्ता मान लेते हैं 540 एडी या सीई के बाद से हम लोग अर्ली मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसमें लगभग 600 से 750 के बीच में एक पीरियड आता है जिसमें हम लोग कहते हैं कि वो गुप्तास की जगह पे नॉर्दर्न इंडिया में कौन आ गया, हर्षवर्धन। और नीचे वकटकस को हटा के कौन आ गए, चालुक्यस। और एकदम नीचे पांड्याज और पल्लवास। अब चेहरा नहीं है, पांड्याज और पल्लवास। सेकंड फेज ऑफ अर्ली मेडिवल जो जिसकी हम लोग बात करते हैं वो 750 से 1200 के बीच का है। अब ये 750 से 1200 के बीच जो फेज है इसको भी हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है 750 से 1000 और एक है 1000 से 1200। 750 से 1000 वाला जो पीरियड है ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ट्राइपार्टाइट लड़ाई हो रही है। मतलब कि अभी हर्षवर्धन भी नहीं है, क्योंकि ट्राइपार्टाइट के समय में मतलब 750 से 1000 के बीच में ऊपर नॉर्दर्न इंडिया में मुखौरीज है, कन्नौज है, एकदम ईस्टर्न साइड में पालाज है, एकदम वेस्टर्न साइड में गुर्जरा प्रतिहरा है, और जो नीचे दक्कन में जो हमारे चालुक्यंस थे जिन्होंने वकटकस को हराया था, चालुक्यंस को रिप्लेस कर दिया है राष्ट्रकूट ने। तो राष्ट्रकूट, गुर्जरा प्रतिहरा और पाला ये तीनों मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि किसकी पकड़ बनेगी कन्नौज के ऊपर, क्योंकि कोई ऊपर तो है नहीं। यह स्थिति रही। अल्टीमेटली क्या होता है इस ट्राइपार्टाइट लड़ाई में, हम सबको पता है कि राष्ट्रकूट जीत जाता है। लेकिन किस्मत, राष्ट्रकूट का कुछ ऐसा नियम है कि वो लोग जाते थे, लूटते थे, जीत भी जाते थे, लेकिन वहां पर रूल नहीं किए कभी, तो लोग वापस आ गए। और गुर्जरा प्रतिहरा हार गया जब इस लड़ाई में, तो हमारा नॉर्थ वेस्ट में फ्रंटियर बड़ा कमजोर हो गया, क्योंकि बहुत सालों तक नॉर्थ वेस्ट से जो भी आता था गुर्जरा प्रतिहरा को रोक देते थे। लेकिन इस लड़ाई के बाद क्या होता है कि गुर्जरा प्रतिहरा अब तो नहीं है और हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर खाली हो गया है। अब वहां से इस्लाम हमारे देश में आ सकता है, क्योंकि राष्ट्रकूट तो नीचे है। इसीलिए 1000 से 1200 के एज में एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, क्योंकि वहां पे गुर्जरा प्रतिहरा के डिसइंटीग्रेशन के बाद बहुत सारे छोटे छोटे राजपूत स्टेट्स ग्रो करते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए चौहान्स, तोमर्स, सोलंकीज, ठीक है, परमार्स, ये सब छोटे छोटे राजपूत ग्रुप्स तैयार होते हैं। कब? जब गुर्जरा प्रतिहरा का डिसइंटीग्रेशन होता है। और डिसइंटीग्रेटेड एरियाज जो है, जो कंडीशंस होती हैं, वहां पे फॉरेन एंट्री बड़ा आसान हो जाता है। और वही हुआ हमारे साथ। मेडिवल पीरियड की शुरुआत यहां से होगी जब 1200 के आसपास, 1000 से 1200 के बीच में इस्लाम हमारे कंट्री में आएगा। तो इतिहास को यहीं तक आज की क्लास में रखते हैं। आप लोग कम से कम यहां तक सुनने के बाद आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ अब एक काम करते हैं, समझ तो आ गया है। नहीं समझ आया तो दोस्तों फिर से कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, वरना आप लोग फिर से वीडियो को देख सकते हैं और एक टाइमलाइन बनाइए। टाइमलाइन बनाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि पढ़ना क्या क्या है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम लोग फिर इसके भी आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, नमस्कार।